5% से कम होना चाहिए लाइम। और लाइम जो है उनका लाइम रहने का खासियत यही है कि लाइम क्या करेगा ब्रिक्स में, लाइम विल रिड्यूस द श्रिंकेज ऑन ड्राइंग। देखो जो ब्रिक्स होता है वो एक बार सूखने के बाद वो श्रिंक करता है, उसका जो शेप जो है वो और छोटा हो जाता है। तो छोटा होने के कारण अगर मान लीजिए लाइम होगा, लाइम अगर जितना होना चाहिए उतना लाइम अवेलेबल है तो इसका ब्रिक्स का जो जितने भी ब्रिक्स का प्रॉब्लम है श्रिंकेज का, वो श्रिंकेज क्या होगा, नहीं होगा। ऑल्सो प्रोजेस सिलिका इन क्ले टू लाइम। और एक बात है, लाइम क्या करेगा, सिलिका के साथ मिक्स होकर सिलिका को बाइंड करने में मदद करेगा। जो भी ब्रिक्स है वो बाइंडिंग, मतलब हम लोग जब मिट्टी का ब्रिक्स बनाते हैं जलाने से पहले किल्न में, तो वो बाइंडिंग करते हैं ना, तो उसके लिए प्लास्टिसिटी चाहिए और बाइंडिंग प्रॉपर्टी चाहिए। प्लास्टिसिटी कौन लाएगा, एल्यूमिना लाएगा, लेकिन बाइंडिंग प्रॉपर्टी लाइम के कारण होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है एक्सिस ऑफ लाइम। लाइम उसके बाद लाइम लोअर्स द फ्यूशन पॉइंट। लाइम जो है मान लीजिए ब्रिक्स जो है वो 2000 डिग्री में जलना चाहिए, तो लाइम के कारण क्या होगा, वो 1200 डिग्री में जलना, मतलब जितना प्रॉपर बर्निंग के लिए चाहिए उतना 1200 डिग्री में भी हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइम। लाइम टेम्परेचर को कम कर देता है, बर्निंग टेम्परेचर को। उसके बाद एक्सिस अमाउंट ऑफ लाइम कॉजेज द ब्रिक टू मेल्ट एंड ब्रिक लॉजेस इज शेप। लेकिन ज़्यादा अगर ब्रिक्स में लाइम भी हो तो क्या होगा, ब्रिक्स आसानी से जल जाएगी और ब्रिक्स का शेप जो है वो खराब हो जाएगा। मतलब हम लोग का इसके कारण अगर लाइम ज़्यादा हो तो 4th क्लास ब्रिक बन जाएगा, 4th क्लास ब्रिक, 4th क्लास ब्रिक बन जाएगा अगर लाइम ज़्यादा होगा तब। इसके बाद रेड ब्रिक्सेस आर ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग एट कंसिडरेबल हायर टेम्परेचर मोर देन 80 डिग्री। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि ब्रिक्स का जो बर्निंग टेम्परेचर है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड ठीक है, उसके बाद मैग्नीशिया, नेक्स्ट कंपोनेंट है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया आर रेयरली प्रेजेंट, मतलब 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैग्नीशिया का वैल्यू। एंड मैग्नीशिया विल अफेक्ट द कलर एंड मेक्स द ब्रिक येलोइश। ध्यान रखना मैग्नीशिया का काम ये है कि मैग्नीशिया जो है ब्रिक्स में 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है मैग्नीशिया रहने के कारण जब ब्रिक्स हम लोग जलाते हैं तो ब्रिक्स में रेड कलर आना चाहिए, लेकिन रेड कलर के जगह में ब्रिक्स जो है वो येलोइश फॉर्म होगा, येलोइश कलर होगा फाइनल बर्निंग के बाद। ठीक है। एंड उसके बाद आयरन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आयरन ऑक्साइड कॉन्स्टिट्यूएंट इज लेस देन 5%, दैट इज 5 to 6%। बट आयरन ऑक्साइड का ये काम है कि आयरन ऑक्साइड क्या क्या काम करते हैं। आयरन ऑक्साइड का यही खासियत है कि आयरन ऑक्साइड विल गिव द रेड कलर ऑन बर्निंग व्हेन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल एंड डार्क ब्राउन और इवन ब्लैक कलर। जब हम लोग ब्रिक्स को जलाते हैं तो ब्रिक्स में जो रेड कलर आता है वो किसके कारण आता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड होने के कारण ब्रिक्स का कलर जो है वो रेड कलर आएगा। आयरन ऑक्साइड ड्यूरेबिलिटी लाएगा। फिर उसके बाद फ्यूशन पॉइंट आयरन क्या कर देगा, लोअर कर देगा आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड साथ में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ब्रिक्स में और हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। जो हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ जो होता है ब्रिक्स का वो प्रोवाइड करेगा कौन, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट है उसके बाद नेक्स्ट है
वाटर एब्जॉर्ब नहीं सॉरी टेस्ट ऑन ब्रिक्स, पहला टेस्ट हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑन ब्रिक। बहुत सारा टेस्ट है, तो ब्रिक का पहला टेस्ट क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। देखिए ब्रिक में मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे करूँगा, ब्रिक्स में क्या होता है कि ब्रिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स के ऊपर जो है, ब्रिक्स के जो ऊपर है फ्रॉग प्रेजेंट होगा। फ्रॉग किसको बोलते हैं, एक यहाँ पे एक होल होता है उसी को फ्रॉग बोलते हैं। फ्रॉग प्रेजेंट होने के बाद ये जो फ्रॉग है हमें क्या करना होगा, पहले ब्रिक को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए ब्रिक्स का जो साइड्स वगैरह है उसको देखना होगा अच्छी तरह कि टूटा तो नहीं है। तो अच्छा ब्रिक्स हमें पहले लेना है, लेने के बाद उस अच्छे ब्रिक को पानी में रख देंगे 24 घंटे के लिए। 24 घंटे में के लिए रखने के बाद नेक्स्ट क्या करूँगा, उस ब्रिक को पानी से निकाल लूँगा। निकालने के बाद उसको हम लोग पोंछेंगे, हर तरफ से पोंछने के बाद क्या करूँगा, ब्रिक के ऊपर जो फ्रॉग है उस फ्रॉग में हम लोग मोटर भरेंगे। मोटर भर के उसको रख देंगे 24 आवर्स के लिए, ठीक है। 24 आवर्स के रखने के बाद उस ब्रिक को निकाल लेंगे, निकाल के कंप्रेशन टेस्टिंग में मशीन में रख देंगे, या तो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन या तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, दोनों के किसी एक में हम लोग रख देंगे ब्रिक को। रखने के बाद उसमें क्या करेंगे, सीटीएम में या यूटीएम में लोड प्रोवाइड करेंगे कि उतने लोड में ये टूटेगा। लेकिन ध्यान रखना ये है कि ब्रिक्स को टेस्टिंग करने से पहले इसका जो फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर मोर्टार होना ही चाहिए और पूरा फ्लैट होना चाहिए ब्रिक का अपर सरफेस। ऐसा नहीं कि वो फ्रॉग अभी भी फील्ड नहीं है और हम लोगों ने मशीन में डायरेक्टली प्लेस कर दिया। फ्रॉग को फिल करके यूटीएम में प्लेस कर देंगे और लोडिंग लगाएंगे। फिर लोडिंग लगाने के बाद हमें ये पता करना है कि कितने लोड में ब्रिक क्या होगा, टूटेगा। और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन या कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में जो नीडल है वो उल्टा रिवर्स बैक वापस आ जाएगा। जब रिवर्स बैक आएगा तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर जितने लोड में टूटा है उसी लोड को नोट डाउन करना है, डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द ब्रिक। मतलब ब्रिक में हम लोगों ने जितने एरिया लिए हैं ना, जैसे ये सरफेस के ऊपर लोड लगाएंगे तो ये जो सरफेस एरिया है उसको नोट डाउन करेंगे। जैसे मेजर करेंगे स्केल से यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोड एट फेलर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स जो है वो 10 MPa से कम नहीं होना चाहिए अच्छा ब्रिक्स के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में हमें क्या करना है, देखिए पहले हमें एक ब्रिक लेना है। उस ब्रिक को मैं क्या करूँगा, पहला चीज़ तो मैं जो ब्रिक लूँगा उस ब्रिक को मैं ओवन में रख दूँगा। ओवन में 105 डिग्री टू 110 डिग्री, 15 नहीं 110 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, इसको रख देंगे 24 घंटा के लिए। जब 24 घंटा के लिए रख देंगे तो उसके अंदर जितने भी वाटर है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद उसको निकाल के हम लोग वेइंग मशीन में रखेंगे और उसका वेट मेजर कर लेंगे। That weight will be equal to the W1। इसके बाद नेक्स्ट क्या करूँगा, उसी ईंट को मैं पानी में रख दूँगा 24 घंटा के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे निकाल के उसको सरफेस ड्राई करेंगे, पोछे लगाएंगे, ऊपर लगाने के बाद उसको वेट लेंगे। फिर से डेट वेट इज़ W2।
सो वाटर, अभी वाटर एब्जॉर्प्शन निकालना है. सो वाटर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द W2 माइनस ऑफ द W1 बाय W1. मतलब क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर, रेशियो ऑफ, it is the ratio of weight of water to weight of solid, ratio of weight of water to weight of solid, that is water absorption या water content की formula होगा. ये either water content की formula होगा या water absorption की formula होगा. तो इस तरीके से मुझे water absorption find out करना है. नेक्स्ट टेस्ट है इफ्लोरोसेंस. और वाटर एब्जॉर्प्शन जो है ब्रिक का वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर 20% से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे, दैट ब्रिक इज नॉट ए गुड ब्रिक. इफ्लोरोसेंस, इफ्लोरोसेंस का मतलब क्या है? The end of the bricks are kept in 150 mm diameter porcelain or glass dish containing 25 mm depth of water at room temperature. जो भी ब्रिक होगा उस ब्रिक को मैं कहाँ पे रखूँगा? 150 mm डायमीटर एक ग्लास होगा, उस ग्लास के ऊपर मैं रख दूंगा. रखने के बाद रूम टेम्परेचर में रख दूंगा. उस ब्रिक को रूम टेम्परेचर में रखेंगे 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक. जब मैंने रूम टेम्परेचर में रख दिया और 150 mm डायमीटर वाला ग्लास में रख दिया, तब क्या होगा? इसके अंदर जितने भी एक्स्ट्रा पानी थे वो रूम टेम्परेचर में हट जाएगा. ज़्यादा हटानी नहीं है, कुछ अमाउंट रहेगा क्योंकि हम लोगों ने ओवन में नहीं रखा है. उसके बाद द वाटर इज अगेन फिल्ड टू, उसके बाद क्या होगा? उस पोर्सिलेन डिश के अंदर मैं पानी फिर से रखूंगा. इज अगेन फिल्ड, उसके अंदर मैं क्या करूंगा? पहले क्या करना है, रुकिए मैं बता रहा हूँ. देखिए, पहले 150 mm, ये 150 mm डायमीटर है, डिश है एक, इसके अंदर मैं पानी भरूंगा. पानी भरने के बाद इसके अंदर ईंट को रखूँगा 20 to 30 डिग्री टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में. तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगा. उसके बाद उसको निकाल के रख देंगे. रखने के बाद द वाटर इज अगेन फिल्ड टू इमांग इन द डिश एंड अलाउड टू बी एब्जॉर्ब बाय द ब्रिक और इवापोरेटेड. फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि ब्रिक कितना एब्जॉर्ब करेगा पानी को. ठीक है, अगर ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा देन इफ्लोरोसेंस हाई होगा, अगर कम करेगा तो स्लाइट या मॉडरेट और हेवी. ठीक है, देखिए, व्हेन द डिपॉजिट्स ऑफ इफ्लोरेसेंस इज इम्परसेप्टिबल, मतलब नील होगा. स्लाइट का मतलब क्या होगा? व्हेन द डिपॉजिट्स ऑफ इफ्लोरेसेंस डज नॉट कवर मोर देन 10% ऑफ द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द ब्रिक. अगर ज़्यादा होगा इफ्लोरोसेंस तो स्लाइड होगी. स्लाइड के टर्म्स में लिखेंगे. मॉडरेट का मतलब है मॉडरेट लेवल पे होगा. हेवी का मतलब हो गया 50% पाउडर फॉर्म होगा. और सीरियस का मतलब बहुत ज़्यादा, फुल ब्रिक्स के ऊपर पानी, मतलब फुल ब्रिक्स के ऊपर पाउडर फॉर्म रहेगा, वाइटिश पाउडर. दिस इज नोन एज इफ्लोरोसेंस ऑफ द ब्रिक्स. ठीक है, तो इस तरीके से हमें इफ्लोरोसेंस टेस्ट करना है और फाइंड आउट करना है. और इफ्लोरोसेंस किसके कारण होते हैं? इफ्लोरोसेंस इन द ब्रिक्स आर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स इन द ब्रिक्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स इन द ब्रिक्स. ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.